नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। भारत के भौतिक प्रदेश को हम लोग पढ़ रहे हैं और भारत के भौतिक प्रदेश का आज ये लास्ट पॉइंट होगा। भारत के द्वीप और द्वीप समूहों को हम लोग पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र का जो मुंबई बहुत बड़ा शहर है, वो किस द्वीप पर स्थित है? या जो उड़ीसा का चांदीपुर परीक्षण रेंज है, जहाँ से भारत की सभी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, वो किस द्वीप पर स्थित है? नहीं पता? कोई बात नहीं, अगले 10 से 15 मिनट में आपके इन सारे प्रश्नों का और ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग जो छोटे छोटे द्वीप हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, जिस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनको मैं आपको अगले 10 से 15 मिनट में पूरा बताऊंगा। कहीं मत जाइएगा। और साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी। उससे पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्वीप क्या है। अगर हम सिंपल वे में कहें कि द्वीप एक स्थलीय भाग होते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं। मुख्य रूप से द्वीप जो होते हैं वो जो चट्टानें होती हैं उन्हीं के उठे हुए भाग होते हैं, उन्हीं के उतले हुए भाग होते हैं, जो कि हमको समुद्र में दिखाई देते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। मैंने आपको बताया था कि हिमालय पूर्व में आकर वो दक्षिण की तरफ मुड़ गया है और दक्षिण की तरफ मुड़ने के बाद वो म्यांमार में चला गया है। म्यांमार में, जिसको अराकानियोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और अराकानियोमा पर्वत के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है। अराकानियोमा पर्वत भारत और म्यांमार की सीमा भी बनाता है। तो अराकानियोमा पर्वत भी हिमालय को ही कहा जाता है म्यांमार में। और अराकानियोमा पर्वत और नीचे आकर जब बंगाल की खाड़ी में आया तो उसी का उठा हुआ भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। दूसरी तरफ लक्षद्वीप, ये प्रवाल से निर्मित द्वीप है। प्रवाल क्या है उसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी बात आपको जाननी चाहिए जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए हमारा साउथ है, ठीक है, ये तटरेखा है, इधर अरब सागर है, इधर पश्चिम बंगाल, इधर बंगाल की खाड़ी है। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखिए किसी भी देश की बाउंड्री कैसे डिसाइड होती है, खासकर समुद्री बाउंड्री कैसे डिसाइड होती है, इसके लिए एक लॉ बनाया गया और इसके लिए एक संधि आई जिसको अनक्लॉस के नाम से जाना जाता है। अनक्लॉस, अनक्लॉस का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, सी फॉर कन्वेंशन, एल फॉर लॉ, ओ फॉर ऑन, एस फॉर सी, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑन सी, यानी संयुक्त राष्ट्र संधि किस पर? समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाई गई संधि। 1982 में ये संधि लाई गई और इस संधि के अनुसार प्रत्येक देश की समुद्री सीमा को डिसाइड किया गया। अब प्रत्येक देश की समुद्री सीमा कितनी होती है इसके बारे में हम लोग जल्दी से जानते हैं। जैसे ये भारत की, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ और ऐसे ही आप लोग हर देश के बारे में इसको समझेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए, ये भारत का पश्चिमी तट है, ये भारत का पूर्वी तट है। तो ये जो तट है इसको आधार रेखा माना जाता है। तो ये आधार रेखा से सबसे पहले 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, समुद्री मील को इंग्लिश में नॉटिकल मील कहते हैं। और एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं। ओके, 1852 मीटर यानी 1.8 किलोमीटर होते हैं एक समुद्री मील में। तो शुरुआत में सबसे पहले जो भारत की ये आधार यानी तट रेखा है, यहाँ से 12 समुद्री मील तक भारत की प्रादेशिक सीमा होती है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है यहाँ से 12 समुद्री मील तक, यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा ये कितनी होती है? 12 नॉटिकल मील। एनएम मतलब 12 नॉटिकल मील। ओके, इसको लिख लीजिएगा। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील है तट रेखा से। अब देखिए, ये जो प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है इस पर किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। ओके, यानी भारत अपनी तट रेखा से 12 समुद्री मील इधर, 12 समुद्री मील इधर, 12 समुद्री मील इधर
जितने भी उसके अंडर में 12 समुद्री मील के अंडर में जितने भी समुद्री क्षेत्र होंगे उसके संपूर्ण संसाधनों का अधिकार किसका होगा? संबंधित देश का होगा। यहाँ पर मैं भारत की बात कर रहा हूँ तो भारत का होगा। ठीक है, यानी जो पहली प्रादेशिक समुद्री सीमा हुई 12 समुद्री मील की, उस पर संपूर्ण अधिकार भारत देश का होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर से अगर हम तट रेखा को आधार माने तो यहाँ से आगे बढ़े तो ये 24 समुद्री मील 24 समुद्री मील यानी 24 नॉटिकल मील, ये किसी भी देश का अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र इसको कहते हैं। इसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। संलग्न क्षेत्र कहते हैं। ये कौन सा रीजन होता है या ये कौन सा क्षेत्र होता है? ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर संबंधित देश साफ सफाई का अधिकार रखता है। यानी भारत तट रेखा से 24 समुद्री मील तक पूरी साफ सफाई का अधिकार रखता है। साथ ही इस क्षेत्र में सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार भी संबंधित देश को ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये 24 समुद्री मील भारत का अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र है। इसके बाद एक और होता है, अगर हम फिर तट रेखा से आगे बढ़ें लगभग 200 समुद्री मील 200 नॉटिकल मील, तो ये जो 200 नॉटिकल मील होता है ये किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। ओके, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है 200 नॉटिकल मील। अब इस क्षेत्र में क्या होता है? देखिए, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है इसमें संबंधित देश को संसाधनों के दोहन करने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर कोई भी देश इस एरिया में अपना द्वीप भी बना सकता है या कोई वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकता है, जैसे परमाणु बम का परीक्षण वगैरह। तो वो 200 नॉटिकल मील उसकी बाउंड्री होती है EEZ की, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो 3 प्रकार की बाउंड्री हैं। पहली 12 समुद्री मील प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है जिस पर संपूर्ण अधिकार होता है देश का। इसके बाद अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील तक, इसमें क्या होता है? साफ सफाई का अधिकार होता है, साथ ही सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार होता है। तीसरा है 200 नॉटिकल मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र का, इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार उस देश को मिलता है, द्वीप के निर्माण करने का अधिकार उस देश को मिलता है, साथ ही साथ संसाधनों के दोहन करने का अधिकार, यानी अगर इस एरिया में कहीं खनिज है, पेट्रोलियम है, कुछ भी है, तो वो उस देश को पूरा अधिकार है कि उसका वो दोहन करे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की समुद्री सीमा डिसाइड होती है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने द्वीप समूहों की तरफ। देखिए, भारत में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 2 बड़े बड़े द्वीप समूह पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि अरब सागर की अपेक्षा काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी विषम भी है। और बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या भी काफ़ी अधिक पाई जाती है। लगभग एक अनुमान के तहत लगभग 570 से 580 द्वीप से बंगाल की खाड़ी में ही पाए जाते हैं और वो सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने मानचित्र बनाया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और आप लोग मैप ओपन कर लीजिए, उसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले मैं मैप की चर्चा कर दूँ। यहाँ पर देखिए एक कोको द्वीप है जिस पे ब्रैकेट में लिखा है म्यांमार। तो यहाँ पर आप लोग इसको ये समझिएगा, ये कोको द्वीप म्यांमार का द्वीप है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से बनाया है। ये है तो बंगाल की खाड़ी में ही, लेकिन ये भारत के हिस्से में नहीं आता है, ये म्यांमार का द्वीप है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लैंडफॉल द्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। यहाँ पर देखिए उत्तरी अंडमान, देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कई भागों में विभक्त है।
सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान, बीच में देखिए मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इन सब को मिला के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण होता है। साथ ही बगल में ये दो छोटे छोटे द्वीप हैं, नारकोंडम और बैरन द्वीप। इनको क्यों बनाया गया है अभी मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऊपर से चलते हैं। देखिए लैंडफॉल द्वीप, हेडिंग डालिए आप लोग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहला जो आप लोग लिखेंगे लैंडफॉल द्वीप, उसके बारे में आप लोग इतना ही जानिए कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरतम द्वीप है, यानी सबसे उत्तर की ओर स्थित द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। इसके अलावा लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में एक चैनल उपस्थित है जिसको कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। चैनल क्या होते हैं? चैनल दो द्वीपों के बीच के सकरे समुद्री जलीय मार्ग होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चैनल यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए चैनल लिखा गया है, ये चैनल लिखा गया है, ये चैनल लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये लैंडफॉल द्वीप है, ये कोको द्वीप है। इनके बीच का जो सकरा क्षेत्र है, जो इनके बीच का सकरा समुद्री क्षेत्र है, उनको ही चैनल कहा जाता है। और इन्हीं चैनल को पार करके एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर चैनल क्या होते हैं? दो द्वीपों के मध्य स्थित सकरा समुद्री मार्ग होता है। ओके, समझ में आया होगा। तो कोको चैनल लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के मध्य है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच है, वो भी सही है। ओके, इसके बाद आते हैं उत्तरी अंडमान की तरफ। उत्तरी अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा द्वीप है जिस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक स्थित है। तो यहाँ पर आप लोगों ने दो बात जानी। पहली बात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। और दूसरी बात, वो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो दोनों चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। मध्य अंडमान के बारे में हम बात करते हैं। मध्य अंडमान पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान पूरे निकोबार अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। बस इसके बारे में इतना जानना है। इसके बाद आते हैं दक्षिणी अंडमान की तरफ। दक्षिणी अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, पहली बात। दूसरी बात, दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दक्षिणी अंडमान में ही प्रसिद्ध सेल्युलर जेल स्थित है। और दक्षिणी अंडमान में ही माउंट हैरियट नेशनल पार्क, अक्सर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है, वो दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। तो ये तीन चीज़ें, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, माउंट हैरियट नेशनल पार्क और प्रसिद्ध सेल्युलर जेल, ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ओके, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में एक पैसेज है, एक दर्रा है जिसको डंकन दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी नोट डाउन करिए, डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। ओके, इसके बाद आते हैं हम निकोबार के दो छोटे छोटे द्वीपों की तरफ। एक कार निकोबार है, एक ग्रेट निकोबार है। और हाँ, आप लोग इसका उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखिएगा। ये अक्सर मैप में देकर पूछ लेता है कि आपको उत्तर से दक्षिण लगाना होता है। तो सबसे उत्तर में लैंडफॉल, फिर उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। ओके, आते हैं हम निकोबार की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दो छोटे छोटे द्वीप है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। अक्सर पूछता है 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल, ये परीक्षा में खूब पूछता है और आप लोग गलती कर देते हैं। तो आज से याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, 10 डिग्री चैनल ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। और भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, आज वो आप लोग देख लीजिए। वो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप
समूह में ही। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बेधड़क पूछिए हमसे। कोको द्वीप ये म्यांमार के अंदर में है और यहाँ पर चीन ने अपना इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र भी लगा रखा है। चाइना यहाँ से सभी देशों की निगरानी भी करता है, उसके लिए यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र भी लगा रखे थे। कुछ समय पहले ये द्वीप काफ़ी विवादित रहा था, हालांकि इस पर म्यांमार का कब्जा बरकरार है। ओके, बगल में दो छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नारकोंडम द्वीप, ये वास्तव में द्वीप तो है ही, साथ ही ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो ज्वालामुखी हैं। पहला नारकोंडम द्वीप जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी पहले ये कभी जागृत हुआ करता था, अब इसमें उद्गार नहीं होता है, ये शांत एकदम सुसुप्त हो चुका है। और दूसरा है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार का और भारत का दोनों का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी इसमें लावा का उद्गार हमेशा होता रहता है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जबकि नारकोंडम द्वीप ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। ओके, तो ये इतना आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानना जरूरी था। जल्दी से हम लोग लक्षद्वीप की तरफ आ जाते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है, बस आप लोग इतना जान लीजिए कि लक्षद्वीप जो हैं ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप हैं। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं? ये एक कोशिकीय शैवाल होती हैं जो मूगा नामक चट्टान होते हैं। वो मूगा नामक चट्टान, जो मूगा नामक जीव होते हैं एक कोशिकीय, वो अपने अस्थिपंजरों से, अपनी हड्डियों से चट्टानों का निर्माण कर लेते हैं और उन्हीं से जो निर्मित चट्टान होती हैं उसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल से निर्मित चट्टान होते हैं, उन्हीं से ये द्वीप बना है लक्षद्वीप। ठीक है, उन्हीं से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप में देखिए यहाँ पर आपको 4 द्वीप मैंने बनाए हैं। पहला है अंद्रोथ द्वीप, दूसरा है अमीनी दीव द्वीप समूह, तीसरा है कवरत्ती और चौथा है मिनिकाय। और मिनिकाय के नीचे आप लोग मैप में देखेंगे तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव एक देश का नाम है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंद्रोथ द्वीप की, तो ये सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंद्रोथ द्वीप, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? अमीन दीवी द्वीप समूह। मैंने द्वीप और द्वीप समूह में अंतर बताया था। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंद्रोथ द्वीप है। लेकिन द्वीप समूह की बात करें तो अमीनी द्वीप समूह ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती खुद ही एक द्वीप है और कवरत्ती और मिनिकाय द्वीप इनके बीच में 9 डिग्री चैनल है। लिख लीजिए, 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकाय द्वीप के बीच है, या कहीं कहीं आपको ये भी मिलता है कि मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, जो कि बिल्कुल भी सही है। ओके, चाहे आप कवरत्ती के बीच में ब्रैकेट में लक्षद्वीप भी लिख सकते हैं, यानी 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और कवरत्ती या लक्षद्वीप के बीच में है। और यहाँ पर 8 डिग्री चैनल दिख रहा है, ऊपर मिनिकाय है और नीचे अभी मैंने आपको बताया ये मालदीव। तो ये जो मालदीव है, मालदीव और मिनिकाय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ओके, ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हो गया। अब देखिए, इन दोनों के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण द्वीप समूह पाए जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और ना हो तो आप लोग मैप में देखते भी चलिए। अगर आप लोग यहाँ पर, जैसे ये भारत का मैप है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर पहले गुजरात है। गुजरात में देखिए एक द्वीप होगा बहुत ही प्रसिद्ध, आलिया बेट द्वीप। गुजरात में एक बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है जिसका नाम है आलिया बेट। आलिया बेट, आलिया बेट द्वीप ये गुजरात में स्थित है, खंभात की खाड़ी में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, गुजरात में आलिया बेट द्वीप स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई, मुंबई के पास एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, और इस सालसेट द्वीप में ही, ये महाराष्ट्र में है, सालसेट द्वीप में ही मुंबई स्थित है और ठाणे स्थित है। नोट डाउन कर लीजिए, मुंबई और ठाणे
ये कहाँ स्थित है? सालसेट द्वीप में ही स्थित है। ओके, समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है? इसके बाद सालसेट द्वीप के बाद इसी मुंबई के समीप एक और बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप स्थित है। अक्सर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप ये भी मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है, मुंबई के पास स्थित है। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ ये 3 द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना, और इन तीनों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग पूरब की तरफ के द्वीपों की तरफ। पूरब की तरफ अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो यहाँ पर पूरब की तरफ सबसे पहले हम लोग आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 2, यहाँ पर WB का मतलब वेस्ट बंगाल में 2 बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप हैं, हुगली नदी के तट पर स्थित हैं। नाम आप लोगों ने सुना होगा, गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप। लिख लीजिए, मैं बोल भी रहा हूँ, गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप, ये पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर स्थित हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद और नीचे चलते हैं तो उड़ीसा में एक ही बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है, और इसी पर चांदीपुर परीक्षण रेंज का निर्माण किया गया है। इसी द्वीप पर ही चांदीपुर परीक्षण रेंज स्थित है, जिस पर DRDO द्वारा भारत की सभी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है व्हीलर द्वीप से ही। ओके, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक है श्रीहरिकोटा द्वीप। ये आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जितने भी उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है वो श्रीहरिकोटा द्वीप से ही होता है। इसरो का ये लॉन्चिंग पैड है, तो ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में ये द्वीप पड़ता है। इसके बाद तमिलनाडु में अगर हम जाएं तो तमिलनाडु में एक बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। ये मुख्य रूप से यहाँ पर स्थित है, इधर श्रीलंका है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में ये द्वीप स्थित है, पंबन का द्वीप। और पंबन के द्वीप में ही रामेश्वरम स्थित है। सेतुबंध रामेश्वरम का नाम आप लोगों ने सुना है, वो पंबन द्वीप के समीप ही स्थित है। ठीक है, तो पंबन द्वीप भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और द्वीप छूट गया है जो ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है, असम में स्थित है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। इसके बारे में जब हम ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। माजुली द्वीप आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, यानी नदी में स्थित द्वीप है माजुली द्वीप, और जैव विविधता से ये बहुत ही समृद्ध द्वीप है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में स्थित है। जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने द्वीप जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से। और आज आपका ये भारत का भौतिक प्रदेश कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो से भारत की नदियों, भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, साथ ही भारत की झीलों का भी अध्ययन करेंगे। कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।